बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों बहन, आज हम बात करेंगे बतख पालन की, साथ ही साथ चने के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा, किसान अनुदान पर कृषि सिंचाई योजना का लें लाभ, गर्मा मूंग की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं SML 688। अब समाचार विस्तार से। रासायनिक उर्वरकों से निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जिससे किसान टिकाऊ खेती को अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई योजना का लाभ किसान 80 से 90% अनुदान पर ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस पद्धति से कम पानी में अधिक क्षेत्रों में सिंचाई किया जाता है और फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ उत्पादन लागत में भी कमी आती है। किसान भाई मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए दलहनी फसल लगाएं। दलहनी फसल वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित कर मिट्टी में जमा करती है और पत्तियां झड़कर मिट्टी में खाद बन जाती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन बेहतर होता है। अरहर की फसल या कोई भी जो हमारी दलहनी फसल जो होती है, उसको जब हमारे किसान भाई खेत में लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। उसका कारण मुख्य रूप से दो है। पहला कारण है कि जितना वो हमारे फसल जो मिट्टी से नाइट्रोजन लेती है, कहीं उतना वो वातावरण से नाइट्रोजन को जमा कर देती है मिट्टी में, पहला कारण अवशोषित करते हैं। जी। दूसरा कारण है कि जब हम दलहनी फसल को काटते हैं अपने खेत में परिपक्व होने के बाद, तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम उसकी जो पत्तियां होती हैं सब हमारी मिट्टी में झड़ जाती हैं। उससे हमारे खेत में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, और जब ऑर्गेनिक मैटर जिस खेत का बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी फर्टिलिटी उर्वरता बढ़ेगी। गर्मा मूंग की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में SML 688 लगाएं। गर्मा मूंग की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दें। मूंग ऊंची जमीन में लगाई जाने वाली फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। किसान भाई टांड जमीन में फसल की निकौनी के लिए व्हील हो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। अब मिलते हैं एक सफल किसान से। आज जो किसान हैं वे खेती के प्रति पूरी तरह तत्पर रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि खेत की तैयारी से लेकर समय पर बीज और उर्वरक का प्रयोग करें ताकि उत्पादन बेहतर हो और अच्छी आमदनी हो सके। आज उनका पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर है। जैविक खेती में है कि हम लोग का मिट्टी जो है, मिट्टी हम लोग का यानी कि लूज रखेगा, और यूरिया DAP लगाएंगे तो मिट्टी टाइट हो जाएगा। उस चलते हम लोग जैविक हम लोग अभी कर रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव
और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाई बहन, आप बतख पालन करते हैं और काफ़ी उससे मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधि से करेंगे, इसकी बतख पालन अगर वैज्ञानिक विधि से करते हैं और उसमें नस्ल सुधार कैसे करते हैं, विस्तृत जानकारी को लेकर हमारे विशेषज्ञ हैं। चलिए उनके पास और ले लेते हैं ये विशेष जानकारी। आज हम जानेंगे कि बत्तख पालन करने में वैज्ञानिक विधि से कैसे करें और उसके जो नस्ल होते हैं कौन कौन से हैं जो झारखंड के परिवेश में अच्छे होंगे। सबसे पहले तो जो किसान भाई हमारे बत्तख पालन करना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हो। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे हम बत्तख पालन की बात कर रहे थे, बत्तख पालन भारत के लिए नया नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन काल से ही हम लोगों के बीच में रहा है और काफ़ी लाभदायक रहा है। अभी के संदर्भ में भी कहेंगे तो जो भारत अंडे के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर चुका है, फिर भी अभी 7 से 8% अंडा, अगर कुल अंडे का प्रोडक्शन का बात करें तो 7 से 8% अंडा अभी भी बत्तख से आते हैं और सभी जितने बत्तख पालन है वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिस पर किसी का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है कि उसको हम एक कॉमर्शियल रूप में करें। फिर भी बत्तख हमारे बीच में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं, किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं।
और कहें तो अब इसकी आवश्यकता ये है कि बतख पालन को भी जैसे चिकन्स को हम या पोल्ट्री सेक्टर को जिस तेज़ी से हम लोग बढ़ाने के लिए तरह तरह के साइंटिफिक इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो उसी तरह से बतख पालन में भी कुछ वैज्ञानिक विधि को अपनाने की ज़रूरत है, जिसको हम एक व्यवसाय का रूप दे सकें और किसानों को इससे अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे प्रबंधन को शुरुआत से ही देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आप सब लोगों को नस्ल के चुनाव की। तो नस्ल के चुनाव में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी आप देखें तो चुनाव करते समय हम इसको 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। ये कहें तो पूरी तरह से निर्भर करता है कि किसान भाइयों के आसपास का बाज़ार किस तरफ है। बाज़ार के अनुसार में, बाज़ार में जो मांग है उसके अनुसार में आप अपने बतख पालन से जुड़े नस्ल जो है, बतखों के नस्ल का चुनाव आप कर सकते हैं। जैसे जो किसान भाई अंडे के लिए बतख पालन करना चाहते हैं, तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो अंडे के लिए यहाँ पे जो अच्छे परफॉर्म करने वाले जो ब्रीड्स हैं उसमें जैसे खाकी कैम्बल बहुत ही अच्छा कर रहा है। इसके साथ इंडियन रनर, ये नागेश्वरी या इस तरह के जो ब्रीड हैं यहाँ पे भारत में जो जलवायु है उसके अनुसार में बहुत ही अच्छे तरह से खाकी कैम्बल और इंडियन रनर की अगर हम बात करें तो ये करीब अपने जो एक सालाना उत्पादन की बात होती है तो यहाँ पे 250 से 300 तक अंडे ये इंटेंसिव कंडीशन में देते हैं। अगर आप ये सेमी इंटेंसिव में जो ग्रामीण परिवेश में भी अगर आप इनको रखते हैं तब भी इसमें आप 150 से 200 अंडा काफ़ी आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा जो किसान भाई मांस के लिए रखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी ब्रीड अलग से चुनाव करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मांस के लिए आप वाइट पेकिन का आप चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ अगर सीपीडीओ हिसारघाटा के द्वारा डेवलप किया हुआ वाइट पेकिन से ही डेवलप किया हुआ एक ब्रीड है भिगोबा सुपर, इसकी भी बहुत अच्छी मीट पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा मस्कोवी या चाइना डक, इस तरह के ब्रीड को अगर आप नस्ल को अगर आप चुनते हैं तो मांस उत्पादन करने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। ये जैसे हम इनकी थोड़ी ये भी अगर सुनते जाएं तो जैसे बात करते हैं खाकी कैम्बल की, तो वो 250 से 300 तक अंडे देने की इंटेंसिव कंडीशन में जो विशेष केयर लेके जो कर रहे हैं या जो ग्रामीण परिवेश में कर रहे हैं उन सबों के लिए भी आप वो 150 से 200 तक अंडा वो ले सकते हैं। इसके साथ जो मांस वाली जो बात कर रहे थे, जैसे हमारे देसी ब्रीड्स जो होते हैं ये काफ़ी लंबा समय लेते हैं, 1 से 1.5 kg तक होने के लिए 6 महीना 7 महीना तक का समय लेते हैं। तो अभी आप जो इम्प्रूव वैरायटी जिसकी हम बात कर रहे थे वाइट पेकिन या भिगोबा सुपर, मस्कोवी, इस तरह के ब्रीड अगर आप रखते हैं तो इनको आप 50 से 60 दिनों में जो इसके नर बतख होते हैं ये 2.5 से 3 kg तक का मांस अपना शरीर वृद्धि कर लेते हैं। जो फीमेल होते हैं वो भी 2 से 2.5 kg तो काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह से आप मांस के क्षेत्र में इन सबों को पालकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो लेकिन एक आम समस्या जो आती है, हमारे किसान जो हैं छोटे छोटे हैं और कम मात्रा में इसको रखना चाहते हैं, तो उसमें देखभाल कैसे करें और इसके लिए जो नस्ल जो आपने बताया वो कहाँ से लें? या किसान भाइयों, देख रेख में थोड़ी बहुत अगर आप जो करते हैं अपने इतने प्राचीन समय से जो आप करते आ रहे हैं उस पर थोड़ी एक वैज्ञानिक टच देने की आवश्यकता है, वैज्ञानिक सोच उसमें थोड़ा सा लगाने की आवश्यकता है, जिससे आप इसको एक व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले ध्यान देना होगा आपको हाउसिंग सिस्टम पे। जैसे आप जानते हैं बतखों के आवास के लिए हमें बहुत अधिक इम्प्रूव या बहुत अच्छा आवास की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप ऐसा आवास की कोशिश करें बनाने का जिसमें हवादार रहे, अंदर में बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं बने, थोड़ी सूखा रहे, इस तरह का भी घर बनाते हैं तो चलेगा। इंटेंसिव स्थिति में अगर आप पूर्ण रूप से बत्तख को कहीं छोड़ नहीं रहे, 24 घंटा अगर बत्तख आपके घर पे है तो वहाँ पर आप 4 से 6 स्क्वायर फीट प्रति बत्तख के अनुसार में फ्लोर स्पेस जो रहने का जो क्षेत्र है उसको आप कर सकते हैं। पर अगर सेमी इंटेंसिव कंडीशन में आप रखते हैं, जैसे बत्तख रात में आपके घर में आवास में रहते हैं और दिन में इधर उधर आसपास में चरते हैं, या आप आंगन में रखते हैं, खेत बाड़ी में रखते हैं, तो उस स्थिति में आपको 2 से 3 स्क्वायर फीट काफ़ी होता है। इस तरह से अगर क्षेत्र जो फ्लोर स्पेस है उसको ध्यान रखें तो रखने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इसके साथ साथ अभी इसके साथ एक माइथ भी जुड़ी हुई है कि बत्तख पालना हो तो हमें बड़ा जलाशय होना आवश्यक है। ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा जलाशयों को हम लोग इस कारण देखते थे कि बत्तख को हम रेडीमेड फीड या सप्लीमेंट फीडिंग एकदम नहीं कराते थे पहले, तो वे अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं जलाशयों के आसपास में वो अधिक मिलते हैं, जैसे घोंगे, कीड़े मकोड़े या केंचुए, इस तरह की चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो पाते थे, तो वो तालाब के आसपास अपना समय अधिक बिताते थे।
आप बिना पानी के भी व्यावसायिक ढंग से बतख पालन कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरत होता है कि अगर ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं तो जलाशय हो तो आपको जो हैचेबल एग्स होते हैं वो अच्छे मिलते हैं और हैचेबिलिटी अच्छी होती है। पर आप अगर मीट पर्पज़ के लिए रख रहे हैं तो आपकी जलाशय की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, आपको ज़रूरत पड़ेगी खान पान में थोड़ी सी आवश्यकता ध्यान देने की। पोषण काफ़ी अच्छा ज़रूरी होता है। तो चूँकि हम देसी बतख बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोअर नहीं होते हैं तो उनकी खान पान भी उसी तरह से थोड़ा कम पौष्टिक तत्वों में भी काफ़ी लंबे समय तक वो चलते हैं और जैसे जैसे होता है उस सबों को अपने अनुसार में अपने मांस वृद्धि में लगाते हैं। पर आप इस तरह के जो इम्प्रूव ब्रीड को जो मांस के लिए पाल रहे हैं, अंडे के लिए पाल रहे हैं, तो इन पे पोषण पे थोड़ी ध्यान देने की। कहने का मेरा मतलब शुरुआती समय में आप 20 से 22% प्रोटीन वाले दाने को आप यूज़ करें तो उन सबों में शरीर वृद्धि अच्छी होती है और रोग से लड़ने की समस्या से भी वो मैंने अधिक जो रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है वो भी धीरे धीरे मिलता रहता है। इसके बाद में आप जैसे जैसे उनकी ज़रूरत होती है आप एनर्जी लेवल को बढ़ाएं। कहने का मतलब जो अन्न के जो मात्रा है उसको आप बढ़ाते जाएं और थोड़ी बहुत प्रोटीन को आप घटा सकते हैं। जो किसान भाई जैसे घर में अगर कुछ खाना बनाना चाहते हैं तो उनका एक आसान फार्मूला मैं कहूँ जब बना सकते हैं तो अन्न जो सीरियल ग्रेन्स कहते हैं उनको आप अगर 10 केजी सपोज एक उदाहरण के स्वरूप कहें 10 केजी अगर आप दाना बना रहे हैं तो उसमें 4 से 5 केजी अन्न को रखें और 3 से 4 केजी जो मार्केट में राइस पॉलिश या DORB मिलता है, डिवाइल्ड राइस ब्रान मिलता है, इन सब तरह की जो फैक्ट्री बाई प्रोडक्ट है उनको 3 से 4 केजी रखें। इसके अलावा 10 केजी में 1 केजी कोई भी खल्ली जैसे सरसों खल्ली, जिनसी, तिल जो आपको सस्ता लगे उस तरह से खल्ली रखें। मछली का चूर्ण मिलता है तो बतख के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ करीब 300 से 500 ग्राम मिनरल मिक्सचर रखें और 50 से 75 ग्राम अगर उसमें एंटीबायोटिक मिला दें तो और भी अच्छा रहता है। इससे आपको बतखों का एक संतुलित आहार बन जाता है। तो इससे आप उसका एक जो शरीर वृद्धि होता है उसको उसके नस्लीय क्षमता के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। या किसान भाइयों, ये के अलावे आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। बतख में कहें तो ऐसे बीमारी भी दूसरे पक्षियों की अपेक्षा जैसे पोल्ट्री फार्मिंग की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। इन सबों में रोग से लड़ने की शक्ति उन सबों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। तो आप मुख्य रूप से अगर कहें तो बतखों में होने वाली बीमारियों में डक प्लेग सबसे मुख्य होता है, डक कॉलेरा इसके बाद में आता है। इसके अलावा आप एफ्लाटॉक्सिसोसिस और जो कोलाई बेसिलोसिस जैसे बीमारियों से अगर आप अपने बतखों का बचाव करते हैं तो आप इससे काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे हम बात कर रहे थे डक प्लेग, डक कॉलेरा और डक हेपेटाइटिस के लिए बाज़ार में ये वैक्सीन भी उपलब्ध होता है, टीकाकरण उपलब्ध होता है। आप अगर इन सबों का टीकाकरण नियमित रूप से कराएं तो इन रोगों से भी निश्चित रूप से अपने बतखों को रक्षा कर सकते हैं और मृत्यु दर काफ़ी कम कर सकते हैं और इससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि बत्तख के नस्ल कौन कौन से हैं और उनकी देखभाल कैसे करें, इस बारे में कितनी महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी हमारे विशेषज्ञ के तौर पे जो भरत जी आए थे उन्होंने बताया कि अगर इस तरह से आप बत्तख पालन करते हैं तो कम जगह में भी आप ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हमारे खेतों में चने की फसल दिखाई पड़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि उसमें रोग लग जाते हैं और रोग लग जाने के बाद उसका इलाज करना थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आपको रोग की पहचान नहीं है तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे। तो चलिए, हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, वो हमें बताएंगे कि रोग की पहचान कैसे करें और कौन से रोग में कौन सा कीटनाशक लगेगा। चलिए हमारे विशेषज्ञ के पास और ले लेते हैं ये भी जानकारी। अभी हम आज बात करेंगे चना फसल में कीट व रोग व्याधि नियंत्रण के बारे में, क्योंकि अभी हमारे किसान भाइयों ने चना लगाया है और आने वाले समय में इस तरह की परेशानी उनको हो सकती है। तो इस परेशानी से कैसे वो बच सकते हैं यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार। अच्छा सर, अभी जैसे हमारे किसान भाइयों ने चना लगा दिया होगा तो अभी जब उसकी प्रूनिंग भी कर ली होगी, फ्लावरिंग स्टेज है, तो अभी किस तरह की समस्याएं उनको आ सकती हैं, बेसिक तो पहले ये बता दें। देखिए, किसान बंधु जो है अभी दलहनी फसल में चना का खेती जो है प्रमुखता के रूप में की जाती है और इस क्षेत्र में अभी चना का लगाने का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग चने की खेती करते हैं। चूँकि हरा चना जो है उनको उखाड़ करके झंगरी के रूप में बेचना किसानों को ज़्यादा फायदेमंद उनको मिलता है। और ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कीटों का अगर आक्रमण हम लोग देखते हैं तो इसमें फली छेदक कीट है।
फली छेदक ऐसा कीट है जिसके वजह से इनका जो फल है वो पूरा उनको मिलता नहीं है, क्योंकि वो जिस समय फूल आते हैं उसी समय से फूल भी खा जाते हैं, पत्ते भी खा जाते हैं, और फली बनने के बाद जैसे ही उसमें कोमल जो है सीड मिलता है उसको भी खा जाता है। तो इस तरह से लगातार उसको खाते खाते जो है इतना ज़्यादा उसमें डैमेज मिलता है कि लगभग जो यील्ड मिलना चाहिए किसानों को, एक तो वो भी नहीं मिलता है, और दूसरा जो है काफ़ी मतलब उसका बाजार मूल्य भी घट जाता है। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अभी जब फ्लावरिंग के बाद में फ्रूटिंग शुरू होगा तो उसमें फली छेदक आएगा। बिल्कुल। तो सर, अगर खेत को इस तरह से अगर किसान भाई सरसरी नज़र से अगर देखें तो वो कैसे और कौन से लक्षण को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि उनके खेत में फली छेदक का प्रकोप है या अन्य दूसरे कीटों का भी? देखिए, किसान बंधु अगर जब भी अपना खेत में जाते हैं तो उनको क्लोज मॉनिटरिंग करना होगा। मतलब बहुत जा कर के एक एक पौधे के पास या 2 पौधे के पास जब जाएंगे बैठेंगे तो उनको जो है दिखेगा, चूँकि क्या होता है कि 4-5 इंस्टार होता है, तो जब अंडा जो है अगर दिया हुआ रहेगा फली छेदक का तो बहुत सूक्ष्म रहेगा, पत्ती के नीचे रहेगा। उसके बाद जब हैच करता है, फूटता है, तो कोमल पत्ती है और वहाँ जो फूल बन रहा है उसी समय वो एकदम उसका फर्स्ट इंस्टार लार्वा बहुत छोटे रूप में वहाँ पर उसको खाते रहता है। और जब वो थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाता है, सेकेंड मोल्टिंग करेगा, तो फिर उसके बाद जो है वो बड़े फूल है या उसके बाद जो बड़े पत्ते हैं वहाँ पर मिलेगा, फिर उसके बाद वो फली मिलेगा। तो इस तरह से करते करते जो है 3rd 4th इंस्टार में जब बड़ा लार्वा होता है तो वो हम लोग को आसानी से विजुअल होता है, दिख पाता है। लेकिन छोटे जो लार्वे हैं उसको देखने के लिए विशेष जो है ध्यान से अगर बैठ करके मॉनिटरिंग करेंगे किसान बंधु तो वो दिखता है। इसके अलावा इसमें क्या सर पौधों के जो टहनियाँ हैं उसका आकार बदलता है या पत्तियों में भी किसी तरह का सिम्टम दिखता है, दाग वगैरह? वो देखिए, वो ऐसा है कि पौधे कटे हुए टूटे हुए चाहे उसको खाए हुए जैसे कीड़े खाए हुए हैं तो उस ढंग से प्रतीत होता है। और फूल जो है जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलेगा, वो धीरे से सूख जाता है, क्योंकि उसमें डंक मार देता है, कहिए उसको जो है खा लेता है या उसका जो मेन भाग है उसको वो डैमेज कर देता है, जिसके वजह से फल भी नहीं बन पाते हैं। फूल आए हैं चना में, वह किस तरह से अपनी फसल को बचा सकते हैं अगर प्रकोप है तो? देखिए, किसान बंधु को जो है सबसे पहले अगर चना का फसल लगाते हैं तो हम ज़रूर ये सलाह करेंगे कि समेकित नासी जीव प्रबंधन अगर किसान बंधु अगर लगाते हैं शुरुआती स्तर पे, तो उनको शुरुआती स्तर से अगर उनका खेत है तो नीम या करंज का तेल है उसको 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके और 10 दिनों के अंतराल पे अगर स्प्रे करते रहें तो ये कीटों की जो आक्रमण है वो स्वतः कम हो जाती है। उसके बाद जो है जब आक्रमण उनको लगता है इक्का दुक्का है तो इसके लिए गंध फास फंदा लगा देते हैं, सेक्स फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, जिससे जो है इसका क्या है कि उसमें नर तितली का गंध रहता है तो मादा उसमें आकर्षित होकर के फंस जाती है। तो ये पता चलता है कि हमारे खेत में जो फली छेदक कीट है उसका कितना मात्रा में यहाँ पर संख्या जो है उनके संख्या में यहाँ पर आक्रमण हुआ है, और उसी के अनुसार से फिर जो है इसमें हम लोग रासायनिक दवा का जो है वो चुनाव करके और स्प्रे करते हैं जी। लेकिन अगर उकठा बीमारी है तो चूँकि ये यहाँ पर जो है 2 वजह से है, एक जीवाणु के वजह से है, दूसरा फफूंद के वजह से है। तो जीवाणु अगर विल्ट है तो हम लोग को पहले से ये दोनों चीज़ को हम लोग को तैयारी करना होगा कि आप अपने खेत में जो है सूडोमोनास का वगैरह का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर खेत में व्यवहार करके अगर लगाते हैं तो बैक्टीरियल विल्ट कम होता है। अगर उनका जो है हम देखते हैं कि अगर फ्यूजेरियल विल्ट है तो उसके लिए उनको जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी हर्जियानम है उसको गोबर खाद में बढ़िया ढंग से मिला करके अगर खेत में देंगे तो उकठा बीमारी से वो अपनी फसल बचा सकते हैं। अगर उनका जो है मान लीजिए कि सॉफ्ट रूट रॉट ये आता है, वैसी परिस्थिति में जो है आपका बाज़ार में नटीवो जो दवा है उसका 1 ग्राम पर लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके अगर वो जड़ के आसपास उस पौधे को ड्रेंच करें तो ये बीमारी से वो अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। लेकिन उसमें जागरूकता की बात है। अगर किसान बंधु ये जाएं अपने खेत में और ये कोशिश करना चाहिए कि हम जब भी दलहन फसल जब ले रहे हैं तो कोई भी सोलेनेसी वंश का अगर फसल लिए हैं, आलू वर्गीय फसल लिए हैं, आलू टमाटर बैगन मिर्चा, तो वहाँ पर तुरंत दलहनी वर्ग का फसल को न लें, नहीं तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको देखने को मिलता है। तो ये भी है। और कुछ किसान अगर चाहें तो अंतर शस्य भी कर सकते हैं जी। अंतर शस्य अगर जो लोग भी मान लीजिए कि अगर वो चाहते हैं कि हमारा जो है रोग बीमारी कम आए, कीड़े कम लगे, तो उसके लिए हम उनको सजेशन करते हैं कि जब वो चना लगा रहे हों तो उसी समय जो है 2 लाइन वो तीसी लगाएं और उसके बाद 2 लाइन चना लगाएं।
तो 2 लाइन तीसी और 2 लाइन जब चना लगाएंगे तो उसमें जो है फली छेदक कीट का भी आक्रमण जो है बहुत कम हो जाता है और उसके जड़ से कुछ वैसा रेजिन निकलते हैं जिसके वजह से बीमारी भी कम आते हैं। तो किसान मित्रों को जो है हमारा ये मतलब जो है सलाह ज़रूर है कि जब भी अगर चना की खेती करें तो अंतर शस्य के रूप में वो चना और के साथ साथ तीसी फसल को जरूर। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है कि जो चने की फसल है उसमें कीट व रोग को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही उसके लक्षणों को पहचान कर उपचार भी कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाई जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई जोहार। किसान भाइयों, अब आपने पहचान लिया ना कौन सा कीट है, कौन सी बीमारी है और इसका कौन सा इलाज है, कौन सा कीट है इसमें और इसकी क्या इलाज की जा सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।